हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। सो आज हम MEG 17 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को आप किस तरह अपनी एग्ज़ाम में उनके आंसर्स लिख सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिटिकली डिस्कस योर आइडिया ऑन नेटिव अमेरिकन ड्रामा। सो आंसर आप अपना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें आप नेटिव अमेरिकन ड्रामा एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में लिखेंगे। नेटिव अमेरिकन ड्रामा रेफर्स टू प्लेस रिटन बाय इंडिजियस पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो नेटिव अमेरिकन ड्रामा जो है वो इंडिजियस पीपल ने लिखा था जो कि नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करते थे, मतलब ओरिजिनली जो नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करते थे उनके बारे में बात हो रही है। तो उनके जो ड्रामा थे वो क्या, मतलब उनके जो प्लेस थे वो किस बारे में बात करते थे। इट रिफ्लेक्ट्स देयर हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन। ठीक है, अब उनके आप फीचर्स भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, दैट इट एम्फसाइजेस कल्चरल आइडेंटिटी, इट इज़ रूटेड इन ओरल स्टोरी टेलिंग। सो इनिशियली क्या हुआ था कि नेटिव अमेरिकन ड्रामा जो होता था ना वो ओरल स्टोरी टेलिंग फॉर्म में स्टार्ट किया था। जो भी उनके मिथ्स थे, सॉन्ग्स, सेरेमनीज, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ ओरल स्टोरी टेलिंग फॉर्म में ही चलता था। वो अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड करते थे उसको। फिर बाद में जब वो यूरोपियन के साथ कांटेक्ट में आए थे तब उन ओरल स्टोरी टेलिंग फॉर्म को उन्होंने चेंज करके रिटर्न फॉर्म में उन्होंने लिखना शुरू करा था अबाउट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इसके आप मिथ्स मेजर थीम्स भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि सर्च फॉर आइडेंटिटी, कल्चर सर्वाइवल। सो these themes reveals the struggle of Native Americans to preserve their heritage while adapting to modern society. So Native Americans ये सब themes बताती हैं कि कैसे उन्होंने कितना, मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया होगा टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज और मॉडर्न सोसाइटी में अडेप्ट करते हुए। सो क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं दैट नेटिव अमेरिकन ड्रामा हैज़ प्लेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लिटरेचर बाय ब्रिंगिंग इंडिजियस वॉइसेस। सो इंडिजियस जो पीपल थे ना, मतलब वो बेसिकली ट्राइबल पीपल होते थे, उनकी ट्राइबल सिंबल्स होते थे, उनके कल्चर होते थे। और जबकि जो दूसरे मेन स्ट्रीम राइटर होते थे ना अमेरिका के, वो उनको, मतलब उनका जो स्टीरियोटाइप नेचर था ना उनको लेकर, इंडिजियस पीपल को लेकर, वो उसको वो करते थे, रिजेक्ट करते थे नेटिव अमेरिकन्स। तो वो उनको, क्योंकि वो जो मेन स्ट्रीम राइटर थे ना वो ये सोचते थे कि जैसे ये लोग जंगली हैं, इनका कोई ट्रेडिशन नहीं है, अनसिविलाइज्ड पीपल हैं, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो वो ऐसा सोचते थे। लेकिन नेटिव अमेरिकन ड्रामा ने अपनी वॉइस जो है वो रखी है और उन्होंने अपना जो भी कल्चर है वो प्रेजेंट करा है और रिजेक्ट करे हैं उनके स्टीरियोटाइप थिंकिंग को। ठीक है, फिर सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट नेटिव अमेरिकन ड्रामा मे बी डिफ़िकल्ट फॉर जनरल ऑडियंस। ठीक है, तो ये जर्नल ऑडियंस के लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज उसमें ट्राइबल सिंबल्स और उनका कल्चर होता था जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता था। बट ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये इस ड्रामा को, उनके नेटिव अमेरिकन ड्रामा को ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी देता है। ठीक है, फिर आप एंड में इसका कंक्लूजन मेंशन करेंगे अपने आंसर के एंड में, क्योंकि कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कंक्लूजन में आप मेंशन करेंगे कि नेटिव अमेरिकन ड्रामा इज़ बोथ अ लिटरेरी एंड कल्चर मूवमेंट एंड इट प्रिजर्व्स इंडिजियस ट्रेडिशन। ठीक है, इंडिजियस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के बारे में ही होता था ये नेटिव अमेरिकन ड्रामा। ठीक है, और इनिशियली जो है ये ओरल स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट हुआ था, बाद में जो है ये रिटन फॉर्म में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैड इट नॉट बीन फॉर प्यूरिटिज्म द अमेरिकन ड्रामा वुड हैव बीन डिफरेंट, डिस्कस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका आंसर आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, मेंशन करेंगे प्यूरिटिज्म वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। प्यूरिटिज्म रिलीजियस मूवमेंट था, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था और बाद में वो स्प्रेड हुआ था अमेरिका तक, मतलब गया था। तो वो जो प्यूरिटन्स थे वो किस पे बिलीव करते थे, वो स्ट्रिक्ट मोरालिटी, सिंप्लिसिटी, हार्ड वर्क और डिवोशन टू गॉड पे बिलीव करते थे। सो अगर प्यूरिटन्स नहीं होते, क्या अमेरिकन ड्रामा जो है वो डिफरेंट होता। एज अ रिज़ल्ट अब उन्होंने वो थिएटर के
अपोजिट मतलब अपोज करते थे वो थिएटर को, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट द ग्रोथ ऑफ अमेरिका वॉज delayed for many years, ठीक है। therefore it can be considered that had it not been Puritans, American drama would have developed much earlier in a different direction, ठीक है। सो Puritans जो है वो अपोज करते थे थिएटर को, और उन्होंने क्या करा था, इंग्लैंड में तो 1642 में थिएटर जो है वो बंद करा दिए थे, और अमेरिका में भी उन्होंने सेम चीज़ करी थी, थिएटर डेवलप नहीं करने दिए थे, ठीक है। उसके बाद आप मेंशन करेंगे प्यूरिटन का एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्रामा। प्यूरिटन्स क्या सोचते थे ड्रामा के बारे में। द ड्रामा रिगार्डेड द थिएटर एज अ प्लेस ऑफ इमोरलिटी। वो थिएटर्स को बहुत बुरा मानते थे, सिनफुल मानते थे, ठीक है, और डिस्करेज करते थे ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ को, इसलिए उन्होंने थिएटर को बैन कर दिया था। इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटन ऑन अमेरिकन ड्रामा। अमेरिकन ड्रामा पर प्यूरिटनिज्म का क्या इन्फ्लुएंस था, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। जैसे कि आप डिले इन द ग्रोथ ऑफ थिएटर, प्यूरिटन्स की वजह से थिएटर जो है डेवलपमेंट जो है वो डिले हो गई थी। फिर उसके बाद द मोरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ठीक है। प्यूरिटन्स ने अपोज किया था थिएटर को। देयर वैल्यूज़ डीपली इन्फ्लुएंस लेटर अमेरिकन प्ले राइट्स। अब प्यूरिटन्स की जो वैल्यूज़ थी, जैसे कि उनकी जो थीम थी, जैसे सिन, गिल्ट, मोरालिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड इविल, ये फिर सेंट्रल थीम बन गई थी अमेरिकन ड्रामा की। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। प्यूरिटिज्म स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ मोरल डिसिप्लिन। सो प्यूरिटन जो है ना इनर स्ट्रगल ऑफ इंडिविजुअल को वो करते थे, एक्सप्लोर करते थे, रादर देन फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल एक्शन। तो वो खुद को बार बार जज करने के लिए बोलते थे कि मतलब कि आप अच्छे काम कर रहे हो, गुड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, यू आर डिवोटेड टू गॉड, इस चीज़ पे वो फोकस करते थे। सोशल क्रिटिसिज्म। मॉडर्न अमेरिकन प्ले राइट ऑफन क्वेश्चन दी रिजिड वैल्यू inherited from Puritan society. So their plays examine hypocrisy, repression. So modern American playwrights थे ना, उन्होंने फिर जो भी प्यूरिटन्स की जो रिजिड वैल्यू थी ना उसको क्वेश्चंस करा था। मतलब सोसाइटी की जो रिजिड वैल्यू थी, जैसे कि हाइपोक्रेसी है, रिप्रेशन है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, गैप बिटवीन अपेरेंस, मतलब दिख कुछ रहा है, रियलिटी कुछ और है, तो इसके बारे में अमेरिकन जो प्ले राइट थे उन्होंने भी क्वेश्चन किया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटन्स इन अमेरिकन ड्रामा। प्यूरिटन इन्फ्लुएंस इन मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटिज्म कैन बी सीन। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क जो कि विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्यूरिटिज्म। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो आर्थर मिलर का वर्क, फिर ओनील के बारे में लिख सकते हो, फिर आप इन हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। ये आप अपने आंसर में इनके एग्जाम्पल दे सकते हो कि दीज वर्क्स आर इन्फ्लुएंस्ड इन मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप मेंशन करोगे। प्यूरिटिज्म हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन अमेरिकन ड्रामा। सही बात है, उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट दिए थे अमेरिकन ड्रामा को। ऑन द नेगेटिव साइड उन्होंने डेवलपमेंट थिएटर की जो है वो डिले कर दी थी। एज अ रिज़ल्ट अमेरिका डिड नॉट एक्सपीरियंस एन अर्ली ड्रामेटिक ट्रेडिशन। इंग्लैंड की तरह अर्ली ड्रामेटिक ट्रेडिशन जो है अमेरिका नहीं एक्सपीरियंस कर पाया था। और पॉजिटिव साइड ये थी कि प्यूरिटिज्म का जो बिलीव था ना, मोरल एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ अमेरिकन ड्रामा, ये उस अमेरिकन ड्रामा को उसने शेप किया था। जैसे कि उनकी जो थीम थी, गिल्ट है, कॉन्साइंस है, जस्टिस है, तो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गए थे अमेरिका के लेटर सब्जेक्ट के बारे में। सो देयरफॉर प्यूरिटिज्म एक्टेड बोथ, ऑब्स्टैकल भी था वो, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी था अमेरिकन ड्रामेटिस्ट के लिए। फिर आप एंड में कंक्लूजन लिखोगे कि यस, अगर प्यूरिटिज्म नहीं होते तो अमेरिकन ड्रामा वुड हैव डेवलप्ड अर्लियर विद मोर
theatre and greater influence from European dramatic tradition. ठीक है. However, Puritanism also gave American drama unique moral seriousness. ठीक है, एक यूनिक moral seriousness जो है ना, साइकोलॉजिकल डेप्थ जो है वो प्यूरिटिज्म ने अमेरिका को प्रोवाइड करी थी, अमेरिकन ड्रामा को प्रोवाइड करी थी. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ म्यूजिकल, डिस्कस द आइडिया ऑफ सोशल अवेयरनेस इन अ म्यूजिकल. ठीक है, तो आंसर में आप म्यूज़िकल के बारे में लिखोगे कि म्यूज़िकल होता क्या है. इट्स अ फॉर्म ऑफ थिएटर जिसमें स्टोरी टेलिंग जो होती है ना वो होती है विद म्यूज़िक. ठीक है, डायलॉग, सॉन्ग्स, म्यूज़िक, डांस सब कुछ होता है. और जो प्ले होता है ना वो उसका जो प्लॉट होता है वो डेवलप होता है म्यूज़िक में ही. एक्सप्रेशंस और कैरेक्टर भी म्यूज़िक के थ्रू ही रिवील किए जाते हैं. म्यूज़िकल्स आर नॉट ओनली मेंट फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो कन्वे इम्पॉर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल मैसेज. ठीक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, म्यूज़िकल्स को सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल मैसेज जो है ना कन्वे करने के लिए भी यूज़ किया गया है. सोशल अवेयरनेस इन म्यूज़िकल किस तरह से, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. बहुत से म्यूज़िकल्स हैं जिन्होंने प्रमोट करा है रेशियल प्रेजुडिस एंड इक्वालिटी को, जैसे कि फेमस म्यूज़िकल है एक वेस्ट साइड स्टोरी, इसमें इसी के बारे में है. पावर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी, म्यूज़िकल्स जो है ना उन्होंने पोर्ट्रे किया है स्ट्रगल ऑफ पुअर एंड मार्जिनाइज्ड पीपल के बारे में. फिर है जेंडर इक्वालिटी. सेवरल म्यूज़िकल्स चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड सपोर्ट्स वुमेन फ्रीडम एंड इक्वालिटी. हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम. ठीक है, एक फेमस म्यूज़िकल है रेंट जिसने इट डील्स विद इशूज सच एज HIV, एड्स, पॉवर्टी, होमलेसनेस. फिर है नेशनल आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री. इसमें एक हैमिल्टन करके फेमस म्यूज़िकल है जिसने अमेरिकन हिस्ट्री फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव बाय सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड गिविंग ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट रेशियल एंड कल्चर कम्युनिटीज़. ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं आप म्यूज़िकल के बारे में लिख सकते हो कि सोशल अवेयरनेस के बारे में म्यूज़िकल के थ्रू क्या क्या किया गया है. फिर है क्रिटिकल इवैल्यूएशन. क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आप मेंशन करोगे मॉडर्न म्यूज़िकल्स हैव ट्रांसफॉर्म थिएटर बाय कंबाइनिंग एंटरटेनमेंट विद सोशल क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो म्यूज़िकल्स में एंटरटेनमेंट के साथ सोशल क्रिटिसिज्म के बारे में भी जो है बताया गया है म्यूज़िकल्स के थ्रू, सॉन्ग्स एंड पावरफुल परफॉर्मेंस के थ्रू ऑडियंस को, जिससे क्या होता है कि म्यूज़िकल्स के थ्रू जो है ना वाइड ऑडियंस को रीच किया जाता है. तो जो भी सोशल सोसाइटी के बारे में मैसेज है कोई भी, ठीक है, वो म्यूज़िकल्स के थ्रू जो है ना स्प्रेड किया गया है. हाउएवर सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट म्यूज़िकल्स समटाइम्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम टू मेक देम सूटेबल फॉर एंटरटेनमेंट. ऑब्वियसली म्यूज़िकल्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं. तो होता ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम है ना तो म्यूज़िक के थ्रू वो लगेगा कि सिंपल लगेगा, बट फिर भी वो क्या होता है कि क्योंकि म्यूज़िक है, सॉन्ग है, वो ईज़िली याद हो जाता है. तो वो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वाइडर ऑडियंस को जो है ना वो स्प्रेड होता है. तो इट प्रमोट सोशल अवेयरनेस. फिर एंड में आप कंक्लूजन लिखोगे कि म्यूज़िकल जो है ना एंटरटेनमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ है. ये इसमें सॉन्ग्स, म्यूज़िक, डायलॉग्स तो हैं ही, मीनिंगफुल स्टोरी तो है ही, बल्कि सोसाइटी के बहुत से इश्यूज़ हैं जैसे कि रेसिज्म है, पॉवर्टी है, जेंडर इक्वालिटी है. ये सब भी जो है ऑडियंस को म्यूज़िकल के थ्रू सोशल अवेयरनेस भी मतलब दी गई है. तो म्यूज़िकल एक पावरफुल जो है मीडियम है आर्टिस्टिक और सोशल चेंज का. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ फार्स. गैदर एन आउटलाइन रिगार्डिंग इट्स डेवलपमेंट अक्रॉस टाइम एंड कल्चर. ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर में लिखोगे फार्स इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी. ठीक है, फार्स एक कॉमेडी का टाइप है इसमें, बट होता क्या है कि एग्जैचुरेटेड कॉमेडी होती है, सिचुएशंस को एग्जैचुरेट किया जाता है. ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है, विटी डायलॉग्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कन्फ्यूजन होती है. बेसिकली लोगों को एंटरटेन करना है, ठीक है, हंसाना है, लाफ्टर क्रिएट करना है. ठीक है, तो इसके आप फीचर्स लिख सकते हो कि
एग्जैजरेटेड अनरियलिस्टिक सिचुएशंस है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है, फिज़िकल कॉमेडी होती है, ठीक है, फास्ट पेस्ड एक्शन होते हैं, कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये सारे फीचर्स आप इसके में मेंशन कर सकते हो। फिर है डेवलपमेंट ऑफ फार्स अक्रॉस टाइम एंड कल्चर, ठीक है। फार्स जो है एंशिएंट पीरियड में डेवलप हुआ है, ठीक है, फिर मिडिवल में हुआ है, रेनेसां में हुआ है, ठीक है, इनके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। फिर मॉडर्न थिएटर में फार्स के बारे में आप लिखेंगे दैट इन द 19th and 20th century फार्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कमर्शियल थिएटर। तो 1920 सेंचुरी में क्या हुआ था कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं रह गया था, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ था कि सोसाइटी में कुछ भी मतलब हो रहा है ना, वो एक उसका सोशली उसको क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है, एंटरटेनमेंट के ज़रिए ही, ठीक है। जैसे कोई भी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, फैमिली लाइफ, ह्यूमन बिहेवियर, तो उसको क्या करा गया है, फार्स के थ्रू जो है ना सोसाइटी में वो उसको एक्सप्रेस करा गया है। एलिमेंट्स जो हैं फार्स के यूज़ किए गए हैं और एक मैसेज जो है ना सोसाइटी को हंसी मजाक में के प्लॉट के थ्रू उनको एक मैसेज जो है सोसाइटी को पहुंचाना का काम भी करा गया है, ठीक है। सो ये जो फार्स के एलिमेंट्स जो हैं नाउ डेज़ बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, जैसे प्लेस, फिल्म या टेलीविज़न में। अब इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप लिखेंगे, जैसे म्यूज़िकल्स के थ्रू एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट होती है, वैसे फार्स एलिमेंट भी यूज़ किया जाता है एक सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस। तो फार्स एलिमेंट जो है आजकल बहुत सी मूवीज़ में भी देखे जाते हैं, फिल्म्स में भी देखे जाते हैं, ठीक है ना, टेलीविज़न पे। सो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आप लिखेंगे फार्स इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ लाइट फॉर्म ऑफ कॉमेडी बिकॉज इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ एंटरटेनमेंट। सो फार्स क्या है, कॉमेडी है जिसका मतलब सिर्फ है एंटरटेनमेंट, टू अम्यूज़ पीपल, ठीक है, लोगों को हंसाना है, एंटरटेनमेंट क्रिएट करना है। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट फार्स लैक द सीरियसनेस एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। तो फार्स में का मतलब है हंसाना, तो इसमें सीरियसनेस एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ ट्रेजेडी तो नहीं है, बट नेवरदलेस इट्स पॉपुलैरिटी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर प्रूव दैट ह्यूमर इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू कम्युनिकेट, ठीक है। ह्यूमर जो है ना एक इफ़ेक्टिव वे है कम्युनिकेट करने का, सोशल क्रिटिसिज्म एंड और एक इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम एवरीडे लाइफ, ठीक है। सो फार्स क्या करता है कि एक सोशल क्रिटिसिज्म को तो कम्युनिकेट करता ही है, उसके अलावा एक एवरीडे जो आपकी लाइफ की हैसल है ना, उससे भी आपको रिलीव करता है फॉर सम टाइम ओनली। तो इसमें आप मेंशन करोगे दैट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एवरीडे लाइफ। कंक्लूजन आप मेंशन करोगे फार्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कॉमेडी फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन थिएटर, ठीक है। जैसे कि वो ऊपर यहाँ पे लिखा था ना कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, एंशिएंट पीरियड से हुआ था, ट्रेस फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन थिएटर, फिर मेडिवल पीरियड में आया था। फार्स बिकम पॉपुलर इन यूरोपियन थ्रू शॉर्ट कॉमिक प्लेस, फिर रेनेसां पीरियड में आया था। तो ये चीज़ है। फिर है ऑल्दो इट्स स्टाइल हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम अक्रॉस द कल्चर्स, इट्स मेन पर्पस इज़ टू रिमेन्स द सेम, ठीक है। इसका तरीका जो है बदल गया हो, लेकिन इसका पर्पस वही है, लोगों को एंटरटेन करना, ठीक है, और इनडायरेक्टली क्या करना, एक्सपोज करना किसी की वीकनेस, इंडिविजुअल की या सोसाइटी की। सो इट्स कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट लाइवली फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। तो फार्स जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट और लाइवली फॉर्म है ड्रामेटिक आर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म एंड एब्सर्डिज्म इन हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करेंगे कि वर्जीनिया वुल्फ जो है ना एडवर्ड एल्बी ने लिखी है, और ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा है। इसमें उन्होंने ना रियलिज्म और एब्सर्डिज्म दोनों दिखाया है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन। तो यहाँ पे एक कपल है जॉर्ज एंड मार्था, इनका जो है ट्रबल रिलेशनशिप दिखाया गया है मिडिल एज। तो
एलिमेंट्स इस प्ले में रियलिज़म के जो भी हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, जैसे कि रियलिस्टिक सेटिंग हो गया, रियलिस्टिक कैरेक्टर हो गया, सेटिंग्स हो गया, जैसे कि द एंटायर प्ले टेक्स प्लेस इन जॉर्ज एंड मार्थाज लिविंग रूम आफ्टर यूनिवर्सिटी पार्टी। सो ये क्या है, एक ऑर्डिनरी डोमेस्टिक सेटिंग है, क्रिएट अ रियलिस्टिक एटमोसफियर। ठीक है, नॉर्मल जैसे एक लिविंग रूम है तो एक डोमेस्टिक सेटिंग है, तो ये क्या है, एक रियलिस्टिक सेटिंग है। फिर रियलिस्टिक कैरेक्टर हैं, जॉर्ज मार्था है और निक हनी है। ऑर्डिनरी पीपल हैं जो कि पर्सनल और मैरिटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इमोशन, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न फैमिली लाइफ। तो रियलिस्टिक कैरेक्टर हैं। फिर है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, द प्ले एक्सप्लोर्स द इमोशन एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो जॉर्ज मार्था जो है ना कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को इंसल्ट करते रहते हैं, तो इससे रिवील होता है उनका लॉनलीनेस, फेलर, डिससैटिस्फैक्शन इन देयर मैरिज। फिर है सोशल रियलिटी, so the play represent themes such as failed marriage, broken relationship, frustration। फिर है elements of absurdism। absurdism के element इसलिए आया है इसमें, illusion and reality। तो यहाँ पे क्या हुआ था, द सेंट्रल एब्सर्ड एलिमेंट इज़ इमेजिनरी सन। तो उन्होंने क्या करा था, एक इमेजिनरी सन जो है ना वो क्रिएट कर लिया था जॉर्ज और मार्था ने। दे इन्वेंटेड दिस चाइल्ड टू एस्केप द एम्प्टीनेस ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, उनका चाइल्ड नहीं हो सकता था, तो उन्होंने क्या करा था, अपनी लाइफ की एम्प्टीनेस को एस्केप करने के लिए उन्हें एक इमेजिनरी चाइल्ड जो है ना वो क्रिएट कर लिया था। सो द इमेजिनरी सन सिम्बलाइजेज द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी। ब्रेक डाउन ऑफ, तो ये क्या है, एक एब्सर्ड सिचुएशन का एलिमेंट है। फिर है ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टर स्पीक्स कंटिन्यूसली येट दे आर रेयरली अंडरस्टैंड वन अनदर। ठीक है, कंटिन्यूसली एक दूसरे बोलते रहते हैं, वो एक दूसरे को इंसल्ट करते रहते हैं, चाहे वो समझे एक दूसरे को कि ना समझे, बट वो अजीब से गेम खेलते रहते हैं, सरकाज़म पास करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो ये क्या है, फेलर ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। तो ये भी एक, जब एब्सर्डिज्म का एक फ़ीचर है कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं होता, तो ये भी इस में देखने को मिला है इस प्ले में। फिर है मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, द प्ले सजेस्ट दैट मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, तो प्ले में दिखाया गया है कि मॉडर्न लाइफ जो है वो कैसे लोनलीनेस मॉडर्न लाइफ में फ़ील होती है, डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होती है, एक इमोशनल एम्प्टीनेस होती है। सो जो कैरेक्टर्स हैं इसमें, दे स्ट्रगल टू फाइंड हैप्पीनेस एंड रिमेन ट्रैप्ड इन फ्रस्ट्रेशन एंड इल्यूजन। बट बहुत कोशिश करते हैं वो हैप्पी रहने की, बट वो फिर भी ट्रैप रहते हैं फ्रस्ट्रेशन और इल्यूजन में। फिर आता है सिम्बॉलिक गेम्स, जॉर्ज और मार्था रिपीटेडली एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं वो ह्यूमिलिएट करते हैं एक दूसरे को। सो दीज गेम सिम्बलाइजेज एब्सर्ड नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हो गए रियलिज़म और एब्सर्डिज्म के कुछ एलिमेंट्स जो आप अपने आंसर में मेंशन करोगे कि ये प्ले जो है इसमें रियलिज़म और एब्सर्डिज्म के एलिमेंट्स जो है क्वेश्चन में बोला है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, फिर आगे आप लिखोगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसके बारे में कि एल्बी ने ना क्या करा है, रियलिज़म और एब्सर्डिज्म को ना कंबाइन करा है टू प्रेजेंट अ पावरफुल पिक्चर ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ की पावरफुल पिक्चर दिखाई है उन्होंने। अनलाइक ट्रेडिशनल एब्सर्ड प्लेस, एल्बी डज नॉट कम्प्लीटली रिजेक्ट रिलीजन। तो एब्सर्ड प्लेस में क्या होता है नॉर्मली कि उसमें सिर्फ एब्सर्ड एलिमेंट ही होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा है, एब्सर्डिज्म और रियलिज्म दोनों जो है ना कंबाइन करके दिखाया है। तो ही डिड नॉट रिजेक्ट और इग्नोर रियलिज्म, instead he uses absurd techniques to explore hidden truths about human relationship. So the imaginary child, symbolic game and emotional conflict show how people create illusions to survive in a painful world। ठीक है, फिर आएगा कंक्लूजन में आप मेंशन करोगे कि हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज़ अ रिमार्केबल कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिज्म एंड एब्सर्डिज्म। सो ऊपर हमने एलिमेंट्स जो डिस्कस करे हैं उससे पता चलता है कि वो कैसे एक कॉम्बिनेशन है, रिमार्केबल कॉम्बिनेशन है रियलिज्म और एब्सर्डिज्म का। ठीक है,
Its realistic portrayal of marriage, family conflict, social problem, enriched by absurd elements such as illusion, failed communication, the search for meaning. ठीक है. Through this blend, Edward Albee presents a profound critique of modern life and human relation. ठीक है. सो ये एलिमेंट्स उन्होंने दिखाया है मॉडर्न लाइफ के बारे में, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में. द प्ले रिमेन्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी अमेरिकन ड्रामा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एक्सप्रेशनिज्म. तो ऊपर हमने बात करी रियलिज्म और एब्सर्डिज्म के बारे में. सो ये क्वेश्चन है एक्सप्रेशनिज्म के बारे में. डिस्क्राइब एक्सप्रेशनिज्म इन द लाइट ऑफ द प्लेस बाय ओनील. तो ये ओनील के कुछ फेमस प्ले हैं जैसे कि द एम्परर जॉन्स, द हेयरी एप एंड ऑल गॉड्स चिलिंग गॉट विंग. सो इसमें एक्सप्रेशनिज्म कैसे कि एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है. ठीक है. इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करोगे कि ओनील इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा. ठीक है. ही ट्रांसफॉर्म्ड अमेरिकन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू ड्रामेटिक टेक्निक एंड एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज एक्सप्रेशनिज्म. तो अमेरिकन प्ले राइट हैं, इन्होंने क्या करा था कि ये एक्सप्रेशनिज्म की जो टेक्निक है ना, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करी. एक्सप्रेशनिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है? ये एक ड्रामेटिक मूवमेंट था जो कि जर्मनी से ओरिजिनेट हुआ था एंड इट रिजेक्ट्स रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, इंस्टेड पोर्ट्रेज द इनर फीलिंग फियर. सो एक्सप्रेशनिज्म का मतलब ही यही होता है कि आपकी इनर फीलिंग, एंगर, फियर, इमोशन, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, हैलुसिनेशन, ठीक है, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो वो उसके बारे में एक्सप्रेस करना होता है एक्सप्रेशनिज्म. सो एक्सप्रेशनिस्ट प्ले यूज सिम्बॉलिक डिस्टोर्टेड सेटिंग्स, अनयूजुअल लाइटिंग, मार्क्स, रिपीटेटिव डायलॉग्स, ड्रीम लाइक सीन्स टू रिवील ह्यूमन माइंड. तो ह्यूमन के माइंड में क्या चल रहा है ना, बेसिकली वो एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्रेशनिज्म. सो इनके कुछ प्लेज़ हैं, इसमें किस तरह से एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक दिखाई गई है, ये इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा मेंशन करोगे. जैसे कि अब एम्परर जॉन्स है. सो द प्ले एम्परर जॉन्स इज़ द फाइनेस्ट एक्सप्रेशनिस्ट वर्क. तो इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रूटस जॉनस था ना, ये मतलब कि एक क्रूअल किंग था बेसिकली. ठीक है. तो ये लोगों को डरा के उनसे वो करता था, झूठ बोलता था, लोगों को डराता था उन पे. तो उससे क्या हुआ था, फिर लोगों ने ना कुछ इसके अगेंस्ट जो आवाज़ उठाई और इसका जो राज्य है, मतलब इसको राज्य जो है ना इसका, वो छीन लिया. तो उसके बाद क्या हुआ, इसको मारना चाहते थे वो लोग. तो इसने क्या करा, बचने के लिए जंगल में भाग गया. अब जब जंगल में ये भाग रहा था ना, तो आफ्टर लूजिंग हिज पावर, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि ये इसको हैलुसिनेशन होने लग गया था. जो भी इसने पास्ट में अपने डीड्स किए थे ना, जैसे कि इसने एक मर्डर करा था, ठीक है, जो भी बुरा बुरा हुआ था, इसको एज अ ये ब्लैक पीपल था, तो जैसे ब्लैक पीपल को एज अ स्लेव मतलब कि वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, स्लेवरी के लिए दे देते हैं. तो उसको क्या हुआ था कि ये सब चीज़ें उसको याद आ रही थी, उसका बैड जो एक्सपीरियंस था वो सब याद आ रहा था उसको. जिसका मर्डर करा था उसका भूत दिखने लग गया था. तो वो सब क्या था, वो रियलिटी में नहीं था, उसका दिमाग में, उसके माइंड में जो चल रहा था ना, वो ही सब आ रहा था. तो ये क्या दिखा रहे थे, बेसिकली उसका एक्सप्रेशन दिखा रहे थे. उसका अनकॉन्शियस माइंड जो था ना फॉरेस्ट में, वो उसका हेलुसिनेशन हो गया, गोस्ट फिगर्स हो गई, ये सब क्या थी, ये सब उसके इनर माइंड के बारे में दिखा रहे थे. तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशनिज्म वर्क है और उसके इनर एक्सप्रेशन के बारे में दिखाया गया है कि वो किस तरह मतलब कि
फील कर रहा था, गिल्ट फियर से वो उसका दिमाग में वो क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा था, ये सब दिखाया गया है इसमें। सो इसमें एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक यूज़ करी गई है। फिर हेरी एप में भी यही हुआ था कि जो प्ले था उसका जो प्रोटैगनिस्ट था यांक, वो क्या था, वो एक इंडस्ट्रियल वर्कर था। उसका वो ना एक स्टोकर था, स्टोकर ऑन अ शिप। तो स्टोकर क्या होता है, जो शिप में कोयला वगैरह डालते हैं ना, तो वो क्या सोचता था कि वो बहुत मतलब अच्छा ब्रेव बंदा है, उसकी वजह से ही जो है शिप जो है वो चलते हैं, क्योंकि अगर वो कोयला नहीं डालेगा तो शिप कैसे चलेंगे। तो वो अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता था कि मतलब वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। लेकिन एक रिच यंग वुमेन थी, उसने उसका मजाक उड़ा दिया, क्योंकि वो कोयला वोयला डालता था तो वो मतलब बहुत गंदा सा दिखता था, है ना। तो उसके कपड़े वपड़े भी, तो वो क्या, उसने उसको ना वो कह दिया, हेरी एप कह दिया। अब वो उसने क्या करा, फिर वो पहले तो वो अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता था, लेकिन बाद में उसकी ऐसा मजाक उड़ाने के बाद ना उसको लगा कि जब उसने उसको इंसल्ट करी यंग वुमेन ने, तो उसको लगा वो अपनी कि वह क्या वो सच में एनिमल की तरह दिखता है, हेरी एप दिखता है। तो वो अपनी आइडेंटिटी के सर्च में लग जाता है। तो उसका तो यहाँ पे प्ले ने भी एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक यूज़ करी है, उसका लोनलीनेस और एलिनेशन को दिखाया है। तो यहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी सर्च करता है, बट एंड में वो भी फेल हो जाता है, अनसक्सेसफुल होता है अपनी आइडेंटिटी सर्च करने में, ठीक है। तो इसके हेरी एप के में उन्होंने एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक दिखाई है, बट उसका ट्रैजिक एंड होता है, क्योंकि वो नहीं मतलब प्रूव कर पाता है अपने आप को। सो द यंग्स ट्रेजिक सर्च फॉर आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। सो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो है ना उसको बेसिकली रिजेक्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल गॉड्स चिलिंग गॉट विंग। सो यहाँ पे जो प्ले है ये रेशियल प्रिजुडिस के बारे में है। एक ब्लैक मैन होता है, लॉयर होता है, उसकी वाइट वुमेन के साथ शादी हो जाती है। फिर यहाँ पे उनकी जो ये रेसिज्म की वजह से उनके जो शादी वाली लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि काफ़ी कुछ वो फेस करते हैं। फिर जो कैरेक्टर है ना वो फियर, गिल्ट, इनसिक्योरिटी फेस करते हैं, और उसकी वजह से ना उनका वो जो मतलब कि जो रेसिज्म वाली जो सोच थी ना उसकी वजह से उनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे भी जो प्ले है ना द प्ले कंबाइंड सोशल क्रिटिसिज्म विद एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक। सो अगर आपने ये प्ले जो है ना अगर पढ़े हैं मतलब कि तो आप इनके बारे में अच्छे से मतलब लिख पाओगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो जितना मैंने मेंशन करा अगर आप इतना भी लिख लोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी स्टोरी अगर समझ में आ रही है तो आप और अच्छे से लिख पाओगे। लेकिन मतलब अगर स्टोरी पढ़ी है तो, अगर नहीं पढ़ी है तो जितना मैंने लिखा है उतना भी लिखोगे, क्योंकि लिखा हुआ तो बता ही रहा है ना कि क्या बेसिकली इसमें हुआ होगा। तो इतना भी लिखोगे आंसर में तो चलेगा। फिर आप लिखोगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ओनील अडैप्टेड यूरोपियन एक्सप्रेशनिज्म टू अमेरिकन सोशल रियलिटीज़ इंस्टेड ऑफ मेयरली कॉपिंग द मूवमेंट, ठीक है। तो उन्होंने ओनील ने कैसे मतलब अपने प्लेस में एक्सप्रेशनिज्म दिखाई है। ही यूज्ड इट टू एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न अमेरिका। हिज कैरेक्टर्स आर नॉट ओनली इंडिविजुअल बट ऑल्सो सिम्बल्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो बेसिकली इनके सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना एक्सप्रेशनिज्म प्ले के, वो सोसाइटी की वजह से या अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, अपने फियर, डर, उसकी वजह से ना, अपने गिल्ट की वजह से क्या क्या सफ़र करते हैं यही दिखाया जाता है एक्सप्रेशनिज्म में, ठीक है। सम क्रिटिक आर्ग्यू दैट प्लेज आर कॉम्प्लेक्स because of symbolism and experimental technique. However, these are very qualities to make work powerful and original. This expressionist play expands the scope of American drama, influence later playwright, ठीक है। तो उनके जो प्लेस थे वो कॉम्प्लेक्स थे, बट उनकी ये जो सिम्बोलिज़म और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी ना, इन्हीं क्वालिटीज़ से उनका जो वर्क है ना वो काफ़ी पावरफुल और ओरिजिनल लग रहा था। और बाद में काफ़ी जो अमेरिकन प्ले राइट्स हैं ना वो इन्फ्लुएंस हुए थे उनके वर्क से। फिर आप एंड में लिखोगे इसका कॉन्क्लूजन दैट O'Neill revolutionized American drama, though his use of expressionism
in the American Emperor Jones, The Hairy Ape, All God's Chilling Hot Wing, he portray the inner struggle of human beings. ठीक है, सो इनर स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वही है उनका गिल्ट, एंगर, फियर, हैलुसिनेशन, यही सब है जो उन्होंने अपने प्ले में दिखाया है. हिज इनोवेटिव ड्रामेटिक टेक्निक एंड प्रोपाउंड दीज एस्टैब्लिश हिम एज अ फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा. तो ये उनकी जो टेक्निक्स थी ना, उसी की वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा कहा गया है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. ठीक है, सो अगर आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा. दैट्स इट. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.